औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नहायत दिलचस्प मौजू के साथ। नाज़रीन, फूड पॉइज़निंग क्या होता है और फूड पॉइज़निंग की अलामात, वजूहात, हमारा खाना जरासीमों से कैसे आलूदा होता है, इस फूड पॉइज़निंग से कैसे निपटा जाए और फूड पॉइज़निंग के बाद क्या खाना चाहिए और फूड पॉइज़निंग से कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फूड पॉइज़निंग फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। फूड पॉइज़निंग जब हम जरासीमों से आलूदा खाना खाते हैं तो जिससे हमारा मैदा मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होता है और उस डिस्टर्बेंस से उल्टियाँ, डायरिया वग़ैरह स्टार्ट हो जाता है, जिससे जिस्म से अहम ग़ज़ाई अज्ज़ा और ख़ास तौर पर पानी की कमी ख़तरनाक हद तक कम हो जाती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। नाज़रीन, फूड पॉइज़निंग की अलामात, फूड बोरोन बीमारी जिसे आमतौर पर फूड पॉइज़निंग कहा जाता है, और फूड पॉइज़निंग की बड़ी वजह जरासीमों वाला गंदा खाना, बासी खाना या फासद मादों वाला खाना है। इसकी आम अलामात में डायरिया, उल्टी, मतली जैसी कैफियत पैदा होती हैं। इसके अलावा फूड पॉइज़निंग में पेट दर्द, भूख का ख़त्म होना, दरमियाना बुखार होना, कमज़ोरी और सर दर्द की शिकायत भी नोट की जाती हैं। फूड पॉइज़निंग इस कदर जानलेवा साबित हो सकती है कि जब इस पर पहले दिन से तवज्जो ना दी जाए तो इसमें ख़तरनाक हद तक जानलेवा साबित होने की नौबत भी आ सकती है। और कुछ ख़ास अलामात, जब ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है फूड पॉइज़निंग की, तो ख़ास अलामात ज़ाहिर होती हैं। वो कैसे कि अगर डायरिया 3 दिन से ज़्यादा लंबा हो जाए तो भी ये ख़तरनाक हो सकता है। ये एक अलामत है कि 3 दिन से ज़्यादा हो गया। बुखार जिसका दर्जा हरारत 101 डिग्री से ऊपर चला जाए, या देखने और बोलने में प्रॉब्लम पैदा होने की अलामत सामने आए, फूड पॉइज़निंग ख़तरनाक साबित हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी, जिससे मुंह का खुश्क होना, पेशाब कम आना या ना आना, या पेशाब में खून आना, ये वो अलामात हैं जो नहायत ख़तरनाक इंसानी सिचुएशन को ज़ाहिर करती हैं कि फ़ूड पॉइज़निंग जानलेवा साबित हो सकती है। अब फूड पॉइज़निंग की वजूहात क्या है नाज़रीन? फूड पॉइज़निंग की वजह बनने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरासाइट्स भी, और वायरस जैसे जरासीमों की वजह से भी फूड पॉइज़निंग पैदा होता है। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यानी फूड पॉइज़निंग बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरस जैसे जरासीमों की वजह से पैदा होता है, जबकि सबसे ज़्यादा फूड पॉइज़निंग बैक्टीरियाज की वजह से पैदा होता है, जो हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। जबकि पैरासाइट्स में बहुत कम फूड पॉइज़निंग देखा गया है पैरासाइट्स की वजह से। तो टेस्कोप्लाज्मा एक ऐसा पैरासाइट है जो आमतौर पर फूड पॉइज़निंग की वजह बनता है। चंद वायरसेस भी ऐसे हैं जो फूड पॉइज़निंग की वजह बनते हैं। इन वायरसेस में नोवाक वायरस हैं। अब आगे सवाल पैदा होता है कि खाना जरासीमों से आलूदा होने से कैसे बचाया जाए। नाज़रीन, पैथोजेंस इंसानी ग़िज़ा में तकरीबन पाए जाते हैं, लेकिन जब खाना हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे खाने जो पकाए बग़ैर खाए जाते हैं, अगर इन्हें अच्छी तरह धोया ना जाए तो इनमें मौजूद जरासीम सेहत ख़राब करते हैं। ऐसे खाने जिन पर मक्खियाँ वगैरह बैठ जाए और जिससे इनके जिस्म से चिपटे हुए जरासीम खाने में शामिल हो जाते हैं, जिससे फूड पॉइज़निंग हो जाती है। इसी तरह बासी खाना भी फूड पॉइज़निंग की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। फिर सवाल पैदा होता है कि फूड पॉइज़निंग से कैसे निपटा जाए। नाज़रीन, अगर फूड पॉइज़निंग ख़तरनाक हद से आगे बढ़ जाए तो ये अपनी अलामात से ज़ाहिर हो जाती है, तो डॉक्टर हज़रात खून और पखाने के चंद टेस्ट करवाते हैं, पेशाब के टेस्ट भी करवा कर डिहाइड्रेशन की असल वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि जिस्म में किस हद तक पानी जा चुका है, क्योंकि इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है और उसमें अहम अज़ा होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं। तो पेशाब के टेस्ट से डॉक्टर पता चलाने की कोशिश करते हैं कि डिहाइड्रेशन ने जिस्म को किस हद तक इफ़ेक्ट किया है, और हमारे जिस्म को, हमारे इंसानी पट्ठों को, हमारे सेल्स को कितने पानी की और ज़रूरत है। नॉर्मल अलामात और नॉर्मल मेडिकेशन से
نارمل حالت میں فوڈ پوائزننگ 3 سے 5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہم بات ہے کہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو جسم میں پانی کی کمی پیدا نہ ہونے دیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ ایسے انرجی ڈرنکس جن میں الیکٹرولائٹس زیادہ ہوتے ہیں، کسی بھی فارمیسی سے الیکٹرولائٹس ڈرنک مل جائیں گے جیسے نمکول وغیرہ۔ تو فروٹ جوسز اور ناریل کا پانی بھی بہت اہم ہے، جو جسم میں کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹور کرتے ہیں اور جسم سے تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین، پودینہ، دار چینی اور چھوٹی الائچی کا قہوہ خراب معدے کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ فارمیسی سے بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے ڈائریا کے لیے اموڈیم کیپسول وغیرہ جیسی ادویات مل سکتی ہیں جو وقتی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، مگر ان کا مستقل استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر معالج سے مشورہ کریں، کیونکہ ڈائریا اور الٹی سے معدے میں موجود زہریلے مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ادویات سے فوری ٹھیک کر دیا جائے اور روک دیا جائے تو یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے بعد بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصہ نرم اور زود ہضم غذا استعمال کی جانی چاہیے، اور سخت کھانے جیسے روٹی، گوشت وغیرہ مکمل صحت مند ہونے تک نہیں کھانے چاہیے۔ اس لیے فوڈ پوائزننگ کے بعد چاول، دلیا، ابلی سبزیاں، ابلے آلو جنہیں میش کیا گیا ہو، فروٹ جوسز، مرغ کی یخنی وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے معدے کو فوڈ پوائزننگ کے دوران اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک ان کھانوں سے بچائیں جن میں دودھ اور پنیر اور دودھ سے بنی اشیاء وغیرہ، چکنائی والے کھانے سے پرہیز کریں۔ بہت زیادہ میٹھے کھانے مت کھائیں، زیادہ مسالے دار اور فرائی کھانوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اب ناظرین، فوڈ پوائزننگ سے کیسے بچا جائے؟ کھانوں کو پکانے سے پہلے اچھی طرح دھوئیں۔ سب سے اہم بات، بازاری کھانے جن میں ایسی اشیاء جو ڈھکی گئی نہ ہو، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ بازاری کھانا کس طرح تیار کیا گیا ہے، اور اس سے حتی الامکان کوشش کریں کہ بچیں گھر کے کھانے کھائیں، اور گھر میں بھی کھانا پکاتے ہوئے جو چیز بھی پکائی جا رہی ہے اسے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پکائیں، اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اور جس جگہ کھا رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف اور جراثیم سے پاک ہونی چاہیے۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔